मेरी आज की स्टोरी का बहुत ही डार्क ट्विस्ट वीडियो के एंड में जाकर खुलेगा, बट आई वांट नो इन द कमेंट्स कि आपने उस डार्क ट्विस्ट को किस पॉइंट पर आकर गैस कर लिया था। मैं भी एक चीज अभी गैस कर रहा हूं और वो है आपके हाथ का अंगूठा बहुत जल्दी से भागता हुआ लाइक बटन की तरफ जा रहा है और उसने बहुत जल्दी से उस लाइक बटन को दबा भी दिया। साथ ही वापस आते आते उसका नाखून सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक हो गया। कमेंट्स में उसने पिक में भी लिख दिया, लेट्स डाइव इन। मार्च 2020 में कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ और इससे पूरी दुनिया ना सिर्फ परेशान थी बल्कि सभी के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा नई थी कि आखिर अब इस दुनिया के अंदर क्या होगा। पूरी दुनिया के लोग ना सिर्फ परेशान थे बल्कि वो बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे थे कि ये सब कुछ कब खुलेगा, कब बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जैसी वो अभी तक जीते आए थे वैसी वो दोबारा से जी पाएंगे। अलग अलग देशों की सरकारों ने अलग अलग रूल्स बनाए कि किस तरीके से लोग अपनी इस बुरे टाइम को निकाल सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी जिंदगी को लगभग नॉर्मल जी सकते हैं। बट ये चीज किसी के लिए भी काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि सभी लोगों के माइंड में और उनके दिल के अंदर ये डर बैठ चुका था कि अगर उनको कोविड-19 हो गया तो ऑब्वियसली उनकी जान चली जाएगी। बट ये कोविड-19 वायरस कितना खतरनाक था ये चीज मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। खैर, मायामी अमेरिका की रहने वाली 54 साल की सांड्रा ह्यूजेस नाम की ये महिला, इसको भी अपनी यही चिंता थी कि आखिर अब देश के अंदर कोविड-19 आ चुका है, लॉकडाउन लग चुका है, सभी लोग घरों के अंदर क्वारंटीन है, तो आखिर वो अपनी नॉर्मल जिंदगी किस तरीके से जिएगी। असल में सांड्रा ह्यूज पेशे से एक अकाउंटेंट जो देश के अलग अलग कोनों में घूम घूम कर अलग अलग कंपनीज के अंदर नौकरियां कर रही थी। इसकी 2 बार शादी भी हो चुकी थी बट दोनों ही शादियां नहीं टिकी, दोनों बार इसने डाइवोर्स ले लिया। अब ये अकेली रहकर अपनी जिंदगी अलग अलग नौकरियां कर करके बिता रही थी। बट जब ये कॉलेज टाइम के अंदर थी तब इसने कॉलेज में रहते हुए विल्डरनेस सर्वाइवल की भी स्टडी की थी, उसकी किताबें पढ़ी थी। मतलब इनका इंटरेस्ट था कॉलेज टाइम से ही जंगलों के अंदर जाकर अपनी जिंदगी बिताने का। बट किसी तरीके से उनको कोई मौका ही नहीं मिला क्योंकि उनकी शादी जल्दी हो गई थी पहले वाली और उसके बाद उन्होंने नौकरी भी करना शुरू कर दिया। अपना ये जो पैशन था, ये जो उनका सपना था, वो उन्होंने अंदर ही दबाया और अपनी जिंदगी जैसे तैसे निकालने लगी। दूसरी शादी भी हो गई, उसके बाद भी उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी। अब नौकरी के चक्कर में लोगों को अपना पैशन पूरा करने का टाइम ही नहीं मिलता और बिल्कुल सेम यही चीज सांड्रा के साथ भी हो रही थी। सांड्रा ने भी अपना पैशन पूरे तरीके से दबा दिया। बट जैसे ये कोविड-19 का लॉकडाउन लगा, सभी लोग अपने घरों के अंदर कैद हो चुके थे। उस टाइम पर मायामी के अंदर रह रही सांड्रा, उनको भी क्वारंटीन होकर घर के अंदर ही रहना पड़ा। बट अब ये क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी अलग अलग इलाकों के अंदर घूमती हुई आई थी, आज यहाँ नौकरी कर ली, कुछ टाइम बाद किसी और इलाके में चली गई। मतलब इनको घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक। अब आप बस सोच कर देखिए, एक व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा घूमने फिरने का शौक है, अगर उसको आप पिंजरे के अंदर बंद करके रख देंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और बिल्कुल यही काम अब सांड्रा ह्यूज के साथ भी हो रहा था। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। जून 2020 का टाइम आ चुका था। अब उन्होंने सोच लिया कि नहीं, मुझसे अब और ज्यादा घर के अंदर नहीं रहा जा सकता, मुझे यहां से बाहर निकलना ही होगा। अब निकल के क्या करना है वो चीज मैं अपने आप आगे देख लूंगी। जब से लॉकडाउन लगा था तब से सांड्रा ह्यूज आसपास के बुक स्टोर से अलग अलग विल्डरनेस सर्वाइवल की बुक्स मंगवा कर उनको पढ़ रही थी क्योंकि अब उनको समझ आ चुका था कि जैसे उनकी किताबें पूरी होंगी उनको अपनी जिंदगी के अंदर क्या करना है। बट उनको ये समझ नहीं आया था कि ये लॉकडाउन जो लगा हुआ है पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, ये वापस कब खुलेगा। उन्होंने अपनी इस प्रोफेशनल लाइफ को यहीं स्टॉप करने का सोचा और जो उनका पैशन बहुत लंबे टाइम से उनके दिल के अंदर दबा हुआ था उसको पूरा करने के बारे में उनका विचार आया। और अपनी बुक्स को पूरा करने के बाद जो भी उन्होंने मंगवाई थी विल्डरनेस सर्वाइवल की, उन सभी को पूरा करने के बाद जून 2020 में फाइनली उन्होंने सोच लिया कि वो अपने बाकी की जिंदगी, ये जब तक भी लॉकडाउन लगा हुआ है, वो अपनी बाकी का टाइम ये लॉकडाउन वाला सारा का सारा किसी जंगल में जाकर बिताएगी और वहीं पर रहेगी, वहीं पर खाएगी पिएगी ताकि वो ना ही किसी को परेशान करे, वो जंगल में रहकर भी क्वारंटीन खुद को कर सकती है। जून 2020 का एंड होते होते उन्होंने अपना सारा सामान जो उस घर में उन्होंने किराए के लिए रखा हुआ था, वो सारा का सारा सामान उन्होंने वापस बेच दिया क्योंकि अब उनको यहां से निकलकर मडेरा काउंटी कैलिफोर्निया की तरफ जाना था। अपने सारे बैग्स पैक करके जून 2020 के एंड में सांड्रा ह्यूज उस मडेरा काउंटी कैलिफोर्निया के लिए निकली। वहां पहुंचकर उन्होंने एक छोटा सा कमरा रेंट पर लिया और अपने परिवार वालों को भी फोन कर करके बता दिया कि वो अब एक बहुत लंबे ट्रिप पर जंगलों के अंदर जाने वाली है और इसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें, बीच बीच में मैं आपको फोन करती रहूंगी जब भी मुझे नेटवर्क मिलेंगे। बहुत सारी प्लानिंग करने के बाद फाइनली सांड्रा को यह समझ आया कि उसको सियारा नेशनल फॉरेस्ट के अंदर अपना एक कैंपिंग ट्रिप शुरू करना चाहिए क्योंकि सबसे पहली बात तो वो मडेरा काउंटी के बिल्कुल पास में ही है, दूसरा उसके वहां पर रहने से किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी और अगर जरूरत पड़ी तो वापस वो अपनी फैमिली के पास भी आ सकती है। वहां पर उसको फोन के नेटवर्क्स भी लगभग हर जगह मिल जाएंगे।
करेंगे। सो इसलिए सियारा नेशनल फॉरेस्ट उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह थी अपनी सोलो कैंपिंग ट्रिप को शुरू करने के लिए। 28 जून 2020 के दिन दोपहर के टाइम पर सैंड्रा उन्होंने अपना सारा का सारा सामान अपनी सिल्वर सेडान के अंदर पैक किया और उस सेडान को चलाते हुए सीधा वो अपने मेन हाईवे से होते हुए एक बम्पी रोड की तरफ टर्न करा उन्होंने और सीधा अब उनकी गाड़ी पहुंच चुकी थी जॉनसन मेडोज नाम के इस इलाके के अंदर जो कि मडेरा काउंटी के अंदर ही मौजूद है। सैंड्रा को बहुत अच्छे से आइडिया था कि जॉनसन मेडोज को जैसे वो क्रॉस करेंगी वो बिल्कुल एक आइसोलेटेड जगह पर आ जाएंगी जो कि सीआरएफ नेशनल फॉरेस्ट का बिल्कुल एक आइसोलेटेड पार्ट है जहां पर लगभग ना के बराबर ही लोग जाते हैं और वहां पर जंगली जानवर भी बहुत ज्यादा हैं। इसलिए उन्होंने इस इलाके के बारे में पहले से ही बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि वहां जाकर किस तरीके से अपनी जिंदगी, किस तरीके से अपनी सोलो कैंपिंग शुरू करनी है, क्योंकि वहां पर इतने सारे जंगली जानवर जो रात के टाइम पर, दिन के टाइम पर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बट इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए उनकी गाड़ी जॉनसन मेडोज से होते हुए और दूसरी तरफ गई जहां पर अब दूर दूर तक सामने व्यू में सफेद बर्फ के पहाड़ थे। अब जहां तक वो कच्चा पक्का सा रोड जा रहा था वहां तक अपनी गाड़ी लेकर जाने के बाद जहां पर वो रोड एंड हुआ वहीं पर उन्होंने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और वहां से अपना जरूरी सामान निकाल कर सीधा वहां साइड में ही मौजूद पहाड़ों के ऊपर उन्होंने हाइकिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो बीच रोड में तो अपना कैंप नहीं लगा सकती। उन्होंने अपनी हाइकिंग शुरू करी अपना सारा सामान लेकर और ये चीज अब सैंड्रा के लिए ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो चुकी थी। इसके तकरीबन 5 दिनों बाद 2 जुलाई 2020 की दोपहर को कुछ हाइकर्स जो कि जॉनसन मेडोज के माउंटेन से नीचे वापस आ रहे थे, उन्होंने कुछ टाइम पहले ही अपनी हाइकिंग शुरू करी थी बट अब उनका ट्रिप पूरा हो चुका था। इसलिए अब उनका पूरा ग्रुप जॉनसन मेडोज के माउंटेन से नीचे होते हुए वापस इस रोड से होते हुए इस सियरा नेशनल फॉरेस्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बट जैसे वो नीचे उतरते उतरते इस जॉनसन मेडोज के बिल्कुल किनारे पर पहुंचे तो नीचे उतरते हुए उनमें से ही एक हाइकर का ध्यान साइड में ही मौजूद एक पीले रंग के टेंट साइट के ऊपर गया और जैसे उन्होंने वो देखा उन्होंने पूरे के पूरे ग्रुप को इशारा किया कि देखो उधर देखो, कोई वहां पर कैंपिंग कर रहा है। तब सभी ने डिस्कस किया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं कैंपिंग करने के लिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। सो आप इसको जस्ट इग्नोर करते हुए अपने आगे की तरफ चलो, अपनी डायरेक्शन में चलो। सो नीचे उतरते उतरते जब इन पूरे के पूरे ग्रुप ने उस कैंप को क्रॉस किया, साइड में ही मौजूद था वो कैंप, तो जैसे ये लोग नीचे उतरे उनमें से दोबारा से उसी हाइकर का ध्यान उस कैंप की तरफ गया। उसने पीछे मुड़कर दोबारा से उस कैंप की तरफ जैसे ही देखा, अब उस हाइकर को उस कैंप का दूसरा हिस्सा दिखाई दे रहा था। मतलब कि पहले जिस साइड से उसकी नजर गई थी अब उसके अपोजिट साइड वाला कैंप का हिस्सा उसे दिख रहा था और उसको देखते ही वो बहुत जोर से चिल्लाया। उसने पूरे ग्रुप को कहा कि जल्दी देखो, उस कैंप की साइड देखो, ऐसा लग रहा है जैसे इस कैंप को पूरे तरीके से बर्बाद किया जा चुका है, इसका सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। जैसे ये चीज सारे हाइकर्स ने देखी उन्होंने कहा कि जरूर हमें वहां पर जाकर देखना चाहिए कि क्या पता किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। तो पूरा का पूरा एक ग्रुप उस कैंप साइट पर गया, वहां जाकर इधर उधर देखने लगा। लिटरली इस पूरे के पूरे कैंप साइट को पूरे तरीके से उजाड़ा जा चुका था, सारा का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। पूरा का पूरा कैंप जो मेन गेट होता है आगे से उसका, वो चैन वाला, वो पूरा का पूरा दरवाजा फाड़ा हुआ था, अंदर से सारा का सारा सामान बाहर बिखरा हुआ था। पर्सनल चीजें जैसे कि जूते वगैरह, चप्पल वगैरह और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये जो भी चीज थी सारा कुछ ये बाहर कैंप के पड़ा हुआ था। सो इस पूरे कैंप साइट का जायजा लेने के बाद इस पूरे ग्रुप ने डिसाइड किया कि हमें इस चीज को यहीं पर छोड़ देना चाहिए, यहाँ पर कोई व्यक्ति तो है ही नहीं। इसलिए जस्ट उन्होंने प्रिकॉशन के लिए अपनी जेब में रखे हुए मैप्स को बाहर निकाला और सभी ने एग्जैक्टली उस जगह को पिन पॉइंट कर लिया मैप के ऊपर कि हम अभी एक्चुअल में किस जगह पर खड़े हैं। और बाद में जाकर, ताकि जब हम मोबाइल की रेंज में जाएंगे, जब हमारे मोबाइल्स में नेटवर्क आएंगे, तब वहां जाकर हम पुलिस को फोन कर देंगे और उनको एक फोटो भेज देंगे कि हमें इस जगह पर एक बिल्कुल बर्बाद हो चुकी कैंप साइट मिली है जो ऑब्वियसली किसी की थी, बट वो आदमी अब यहाँ पर नहीं है। सो उन्होंने उस जगह को मार्क करके वो अपने वापस नीचे डायरेक्शन में चलने लगे और जब उनके नेटवर्क आए फोन के अंदर, तब उन्होंने फोन निकालकर मडेरा काउंटी शेरिफ के पास फोन कर दिया और कहा कि हमने आपको एक फोटो भेजी है, आप इस जगह पर जाकर देखिए, यहाँ पर किसी व्यक्ति की कैंप साइट पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है और हमें वो व्यक्ति भी वहां पर नहीं मिला। जिसके बाद शाम होते होते पुलिस वालों की गाड़ियां चाव चाव करते हुए सीधा उस कैंप साइट पर जाकर पहुंची, आसपास का जायजा लेने लगी कि आखिर कैंप साइट किसकी हो सकती है। पुलिस ने उस कैंप साइट पर मौजूद हर एक सामान को वहां से उठाया और अपने साथ अपने नीचे पुलिस स्टेशन में लेकर गए। वहां जाकर एक एक चीज को अच्छे से खंगालने लगे और खंगालते हुए पर्सनल आइटम्स के अंदर से उनको एक आईडी कार्ड मिला जो कि ऑब्वियसली सैंड्रा ह्यूज का था। सो जैसे उनको वो आइडिया मिला, उन्होंने सिटीजन डाटाबेस से सैंड्रा ह्यूज के फैमिली को कांटेक्ट किया और पूछने लगे कि सैंड्रा ह्यूज आखिर कहां पर है। तब उनकी फैमिली वालों ने कहा कि वो तो हमें बता कर गई थी कि वो कैंपिंग ट्रिप पर जा रही है सोलो और अभी तक तो उसका मोबाइल रेंज के अंदर नहीं आया है। सो हमें नहीं पता कि आखिर वो एग्जैक्टली कहां पर मौजूद है। बट पुलिस वालों ने कहा कि हमें उनकी कैंप साइट कुछ इस हालातों में मिली है और इसी कैंप साइट से हमें सैंड्रा ह्यूज का आईडी कार्ड भी मिला।
सो ये चीज जैसे ही उनकी फैमिली वालों ने सुनी, उन्होंने एक चीज लिटरली पुलिस वालों के सामने क्लियर कर दी, और वो थी सांड्रा की आदत। जी हाँ, सांड्रा हमेशा से एनवायरमेंटल कॉन्शियस रही है। उसको कभी भी किसी ने कहीं पर रोड पर या फिर कहीं इधर उधर कोई कूड़ा फेंकते हुए नहीं देखा। सो पुलिस वालों को फैमिली वालों ने बता दिया कि देखिए लिटरली ये चीज सांड्रा तो खुद से कभी नहीं कर सकती, जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, आप प्लीज इसके बारे में पता लगाइए, क्योंकि वो इस तरीके से अपनी कैंप साइट को इन हालातों में छोड़कर जिस तरीके से आप बता रहे हैं, वो चीज सांड्रा के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा फैमिली वाले पहले ही बता चुके थे कि उनकी कोई बात नहीं हुई है सांड्रा से, इसलिए उनको कोई आइडिया भी नहीं है कि आखिर उनका कोई प्लान हो वापस वहां से कहीं और ट्रिप प्लान करने का, वहां से कहीं और शिफ्ट करने का अपना कैंप साइट। बट ऐसी चीज ट्रिप शुरू करने से पहले सांड्रा ने उनको बिल्कुल नहीं बताई। सो हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। जिसके बाद फाइनली पुलिस वालों ने अलग अलग वॉलंटियर्स के साथ मिलकर अगले 2 दिनों तक इस पूरे इलाके में, जहां पर वो कैंप साइट मिली थी, इस पूरे इलाके में एक भयंकर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके अंदर वो सांड्रा को ढूंढ रहे थे। आसपास जितने भी हाइकर्स वहां से क्रॉस हो रहे थे, उन सभी से वो रोक रोक कर पूछने लगे कि क्या आपने सांड्रा ह्यूज को देखा है। बट उनके सामने किसी ने भी हाँ नहीं किया कि उनको कहीं सांड्रा ह्यूज आसपास दिखी हो या फिर कहीं और उन्होंने उनकी कैंप साइट को देखा हो। तब सांड्रा की फैमिली वालों में से एक ने फोन करके पुलिस वालों को बताया कि आप सांड्रा की पहचान एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, और वो है उनके बाल। जी हाँ, सांड्रा ने अपनी फैमिली वालों को बताया था कि वो इस ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इसलिए वो अच्छे से रेडी होकर इस ट्रिप को शुरू करना चाहती है, और इस रेडी होने के लिए उन्होंने अपने बालों का रंग ऊपर से नीला करवाया हुआ है। सो सांड्रा की फैमिली वालों ने पुलिस वालों को बता दिया कि आप किसी से भी पूछताछ करें तो आप उनको ये बता सकते हैं कि क्या आपने ऐसी कोई महिला को देखा है जिसके बाल ऊपर से नीले हो, जो कि ऑब्वियसली दूर से ही दिख जाएगी। बट किसी ने भी पुलिस वालों को कोई हिंट नहीं दिया कि उन्होंने कहीं सांड्रा को देखा हो। इसके तकरीबन 2 दिनों बाद यानी कि 4 जुलाई 2020 के दिन कुछ और हाइकर्स जो कि जॉनसन मेडोज के माउंटेन से वापस नीचे उतर रहे थे, तब उनको नीचे उतरते उतरते एक महिला जिसने ऊपर ब्लैक टी शर्ट डाली हुई, नीचे ब्लू जींस डाली हुई है और उसके बाल बिल्कुल नीले हैं, ऑब्वियसली उस महिला को वो जो रास्ता था जिससे वो नीचे उतर रहे थे, उसी रास्ते पर एक पेड़ के साथ खड़े हुए पाया। ऑब्वियसली उनका हाल उस टाइम पर कुछ ठीक नहीं था, उनके माथे पर हल्की सी चोट लगी हुई थी, उनके पैरों में कोई जूते चप्पल भी नहीं, उनके साथ उनका कोई सामान नहीं। तो ये चीज उन हाइकर्स को बहुत ज्यादा अजीब लगी। वो उनके पास आए, उनकी तरफ हाय हेलो करने की कोशिश करी। थोड़ी सी दूरी थी उनके बीच में, ऑब्वियसली 20-25 फुट की, क्योंकि कोई भी हो अनजान व्यक्ति के पास जाने से ऑब्वियसली डरेगा। सो उन हाइकर्स ने 20-25 फुट दूर से ही उनको हाई भी किया, बट सामने खड़ी हुई उस महिला ने अपना हाथ पलट में हिलाया ही नहीं। इसलिए उन हाइकर्स को ये चीज बहुत ज्यादा अजीब लगी। उनको ये फील हुआ कि ठीक है, बंदा अपने काम में बिजी है, जो भी कर रहा है करने दो, हमें इससे क्या मतलब। वो इस चीज को इग्नोर करते हुए अपने उसी रोड से होते हुए नीचे की तरफ गए जहां पर उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की थी। सो जैसे ही वो लोग अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, उस गाड़ी के बराबर में ही मौजूद एक पिलर पर उनको एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दिया, जो कि एक मिसिंग पर्सन का पोस्टर था। और ये मिसिंग पर्सन कोई और नहीं बल्कि सांड्रा ह्यूज का ही पोस्टर था। और जैसे ही उन्होंने उस पोस्टर को देखा, वो तुरंत समझ चुके थे कि इसको तो हम अभी अभी नीचे उतरते हुए देखते हुए आए हैं। सो इसका अगर मिसिंग पोस्टर है तो हमें तुरंत पुलिस वालों को कॉल करना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल जेब से निकाला और सीधा पुलिस वालों को फोन करके उन्होंने जस्ट अभी बताया कि हमें अभी अभी ये जॉनसन मेडोज से जिस रास्ते से हम नीचे उतर के आए हैं, इसी रास्ते पर हमें सांड्रा ह्यूज जो आपने पोस्टर लगाया हुआ है, यही सेम डिस्क्रिप्शन, वो महिला हमें वहीं पर खड़ी हुई दिखाई दी। आप प्लीज हमारे साथ आ सकते हैं, हम आपको वो एग्जैक्ट लोकेशन भी बता देंगे जहां पर हमें वो दिखाई दी थी। पुलिस वाले उन ग्रुप में से 2 हाइकर्स को अपने साथ लेकर उसी पॉइंट पर वापस गए और वहां आसपास पूरे इलाके में बहुत बड़ी सर्च ऑपरेशन भी चलाई गई। बट इसका कोई भी फायदा पुलिस वालों को नहीं मिला, क्योंकि वहां पर सांड्रा का लिटरली 1% भी कोई निशान नहीं था। पुलिस वाले उन हाइकर से पूछ रहे थे कि हाँ भाई बताओ, तुमने यहाँ पर देखा था? बट उन हाइकर्स ने कहा कि हाँ जनाब, हम इतने सारे लोग आपसे झूठ क्यों बोलेंगे, हमने उसको यहाँ खड़े हुए देखा था, तभी हमने आपको फोन किया, वरना हम आपका टाइम वेस्ट क्यों करते, हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करते। पुलिस वालों के दोबारा जांचने पर भी वहां उनको कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए दोबारा से वापस सारे पुलिस वालों को गाड़ी में बैठाकर नीचे ले आए और यहीं पर यह सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। 5 जुलाई 2020 का टाइम आ चुका था, मतलब कि अभी तक 1 हफ्ते से भी ज्यादा टाइम बीत चुका था कि किसी ने सांड्रा से बात की हो। 5 जुलाई 2020 को दोपहर के टाइम पर पुलिस वालों को दोबारा से 2 कॉल आए, और ये 2 कॉल किसी और ने नहीं बल्कि 2 हाइकर्स ने ही किए थे, जो कि उन जॉनसन मेडोज के टॉप पर थे, लगभग टॉप पर थे, और अब उनको वापस नीचे जाना था। तो नीचे जाते जाते उनको रास्ते में ही एक गाड़ी नीचे पेड़ से ठुकी हुई दिखाई दी गहरी खाई में,
तो जैसे उन्होंने उस गाड़ी को देखा, तुरंत उन्होंने पुलिस वालों को फोन किया नेटवर्क रेंज में आकर, और पुलिस वालों को बताया कि यहाँ पर एक गाड़ी इस तरीके से खाई में पड़ी हुई है, सो आप प्लीज यहाँ पर आकर देख लीजिए, किसी का क्या पता एक्सीडेंट हुआ हो। सो पुलिस वालों की गाड़ी चाँव चाँव करते हुए दोबारा से उसी पहाड़ की तरफ गई। वहां जाकर वो पूरी टीम गहरी खाई में उतरी और उस गाड़ी के पास जाकर आसपास देखने लगे कि आखिर ये गाड़ी किसकी है। उन्होंने पूरे गाड़ी के पेपर्स वगैरह चेक करे और ये गाड़ी किसी और के नहीं, ऑब्वियसली सैंड्रा ह्यूज की थी। और जैसे ही पुलिस वालों को पता चला कि सैंड्रा की गाड़ी है, उनको विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी उस कैंप साइट से लगभग 5 मील दूर थी, जो कि पुलिस वालों को सबसे पहले मिली थी। वो पूरी तरीके से वो उजाड़ कैंप साइट जो जिसका सामान सारा इधर उधर बिखरा हुआ था, उस कैंप साइट से लगभग 5 मील दूर। सो पुलिस वालों ने आइडिया लगाया कि हो सकता है सैंड्रा ने अपनी कैंप साइट को वहीं पर ऐसे ही अबेंडन किया, उसको लावारिस छोड़ा, ऐसे ही जस्ट अपनी गाड़ी में नंगे पैर बैठकर अपनी गाड़ी चलाते हुए ऊपर की तरफ आई। ऊपर आते आते उसका एक्सीडेंट एक पेड़ के साथ हुआ, उसकी गाड़ी पेड़ के अंदर जाकर क्रैश हुई और वो जाकर नीचे गिरी, और उसके बाद हो सकता है वो यहां से गुम हो गई हो। बट गुम होकर जाएगी कैसे? कोई तो निशान होगा उसका गाड़ी में, कोई तो ब्लड ट्रेसेस होंगे गाड़ी के अंदर, कोई तो उसका सबूत होगा कि वो गाड़ी खुद चला रही थी या फिर वो यहां पर आई थी। बट अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी पुलिस वालों को एक भी सबूत नहीं मिला उस गाड़ी के अंदर कि आखिर सैंड्रा की ये गाड़ी खुद सैंड्रा चला रही थी। अगर उसका एक्सीडेंट हुआ हो तो कहीं तो उसको चोट लगती, इतनी ऊंचे से गाड़ी नीचे गिरी है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो सैंड्रा को चोट लगनी चाहिए थी। बट गाड़ी के अंदर एक भी ब्लड की ड्रॉप नहीं, एक भी ब्लड का ट्रेस नहीं, तो आखिर ये चीज कैसे पॉसिबल थी? इसके अलावा एक और चीज जो पुलिस वालों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, वो थी इस गाड़ी के सारे पर्सनल आइटम, मतलब कि गाड़ी का सामान, और इसके अलावा जो भी सामान यहाँ सैंड्रा के साथ था वो सारा सामान, उसके पानी की बोतल्स वगैरह, उसके टिफिन बॉक्स वगैरह, उसके रात के कपड़े अलग जो उसने रखे हुए थे गाड़ी के अंदर, वो सारा का सारा सामान गाड़ी के इधर उधर बिखरा हुआ था। अब आप सोच कर देखिए, एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा हो और उसका इस तरीके से एक्सीडेंट हो जाए, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा या फिर उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि वो अपनी गाड़ी से उतरकर अपना सारा सामान इधर उधर फैला दे जंगल के अंदर। और ये चीज कोई करेगा भी क्यों? पुलिस वालों के लिए चीज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि उनको सारा सामान गाड़ी का इधर उधर बिखरा हुआ मिला था। पुलिस वाले इस गाड़ी वाली हालात को देखते ही समझ चुके थे कि बिल्कुल सिमिलर है उस कैंप साइट के जैसे। सैंड्रा हो सकता है या फिर कोई और जो यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज ढूंढने आया था, जो बहुत हड़बड़ाहट में इस सामान के अंदर कुछ चीज थी जो ढूंढ रहा था, बट उसको वो चीज मिली या नहीं मिली ये चीज किसी को नहीं पता। वो पहले उस कैंप साइट के अंदर ढूंढ रहा होगा, वो अब इस गाड़ी के अंदर ढूंढ रहा होगा, यह चीज हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये सब चीजें सैंड्रा खुद कर रही हो सकता है इस जंगल के अंदर रहते रहते उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया हो, उसने अपनी गाड़ी सीधा इस पेड़ के अंदर देकर मारी, और उसके बाद पुलिस वालों के लिए वो सबूत छोड़ रही है, उसके अपने ट्रेस छोड़ रही है कि वो यहाँ पर थी इधर उधर सामान फैलाकर, ताकि पुलिस वाले समझ सके कि सैंड्रा खुद यहाँ पर आई थी और पुलिस वाले उसको इजीली आसपास के इलाके में अच्छे से ढूंढ सके। सो इसी थ्योरी को पुलिस वालों ने माइंड में रखते हुए उस गाड़ी को वहीं छोड़ा, वहां से निकाला नहीं। वहां जो सामान पड़ा हुआ था उस सामान को भी वहीं छोड़ा, एक भी सामान वहां से नहीं उठाया। बस आसपास पुलिस वालों ने अपना एक जाल सा बिछा लिया, आसपास सभी पुलिस वाले अपनी पोजीशन लेकर बैठे रहे, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि जो भी व्यक्ति इस सामान के अंदर जो भी कुछ चीज ढूंढ रहा था, हो सकता है वो ढूंढते ढूंढते वापस यहाँ पर आए, या फिर हो सकता है सैंड्रा जो कि खुद ये सब कुछ कर रही हो और अपना निशान छोड़ छोड़ कर जा रही हो, तो हो सकता है सैंड्रा खुद यहाँ पर वापस आए, और जैसे ही वो वापस आएगी हम उसको वहीं पर पकड़ लेंगे और उससे पूछेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है। इसके अलावा पुलिस वालों ने एक नोट, गाड़ी के ऊपर एक नोट भी उस विंडशील्ड के ऊपर चिपका दिया, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि सैंड्रा, हम तुमको ढूंढ रहे हैं, अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है या फिर तुमको मदद की जरूरत है तो तुम प्लीज किसी से भी मदद लेकर या फिर किसी और का फोन लेकर हमारे पास फोन करिएगा, ये हमारा नंबर है। इसके अलावा नीचे वाले पहरा के अंदर लिखा हुआ था कि तुम्हारी फैमिली तुमको बहुत ज्यादा मिस कर रही है, तुम जहां पर भी हो तुम प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ। तकरीबन 1 हफ्ते तक वेट करने के बाद भी वहां पर कोई नहीं आया, लिटरली उस गाड़ी को देखने के लिए या फिर उस सामान को उठाने के लिए कोई भी नहीं आया। 1 हफ्ते तक पूरा इंतजार करने के बाद फाइनली पुलिस वालों ने ही उस सामान को उठाया, उस गाड़ी को बाहर निकाला और वो सारी चीजें अपने साथ उठाकर पुलिस स्टेशन ले गए। अब वेट करने लगे दोबारा से सैंड्रा का कोई और क्लू मिलने का। 12 जुलाई 2020 का दिन आ चुका था, मतलब कि 1 हफ्ता बीत चुका था सैंड्रा की गाड़ी को मिले हुए। 12 जुलाई 2020 की दोपहर को इस सियारा नेशनल फॉरेस्ट के ऊपर वाले इलाके में मौजूद है योसेमाइट नेशनल पार्क, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है पूरी दुनिया के अंदर, आपने जरूर इसका नाम सुना होगा। योसेमाइट नेशनल पार्क के जंगली इलाके के अंदर 2 रिसर्चर्स वापस आ रहे थे अपनी रिसर्च को पूरा करते हुए, तो रास्ते में उनको एक स्लीपिंग बैग इंटैक्ट कंडीशन के अंदर पड़ा हुआ दिखाई दिया, बिल्कुल जंगली इलाके के अंदर। लिटरली वहां आसपास कोई भी नहीं था और वो इलाका भी ऐसा नहीं था कि उस इलाके के अंदर कोई अपना
स्लीपिंग बैग निकालकर सो जाए उस स्लीपिंग बैग के अंदर। तो जैसे ही उन दोनों रिसर्चर्स को वो स्लीपिंग बैग दिखाई दिया, वो तुरंत भागकर उस स्लीपिंग बैग के पास गए। उन्होंने वहां जाकर अपनी टॉर्च जलाई, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था, ऊपर घने पेड़, ऑब्वियसली इसलिए मैं आपको कह रहा हूं वहां वो इलाका ही नहीं था जहां पर कोई अपना स्लीपिंग बैग लगाएगा। खैर, अपनी उन्होंने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखना शुरू किया। सो उन्होंने उस स्लीपिंग बैग की फोटो क्लिक करके तुरंत ही आसपास के पुलिस स्टेशन को भेज दी, क्योंकि उन दोनों रिसर्चर्स को ये शक था कि जिसका भी स्लीपिंग बैग होगा, हो सकता है वो मुसीबत में हो सकता है उसको मदद की जरूरत हो सकता है पुलिस वालों को इसके बारे में कुछ भी पता हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो वहां से जाने से पहले अपना स्लीपिंग बैग तो कम से कम साथ लेकर जाएगा। बट ये स्लीपिंग बैग यही था, इसलिए इन दोनों रिसर्चर्स को ये चीज कंसर्न बनी। उन्होंने वो फोटो क्लिक करके आसपास के पुलिस स्टेशन में भेजी और पुलिस वाले इस स्लीपिंग बैग को देखते ही पहचान गए कि ये स्लीपिंग बैग किसी और का नहीं बल्कि सैंड्रा ह्यूजेस का ही है, क्योंकि उसकी पहचान सैंड्रा के घर वाले 1 सेकंड के अंदर देखते ही कर चुके थे कि हाँ, ये स्लीपिंग बैग सैंड्रा ह्यूज इस्तेमाल करती आई है बहुत लंबे टाइम से। पुलिस वाले तुरंत उस मौके पर पहुंचे जहां पर वो स्लीपिंग बैग मिला था। उसके आसपास बहुत बड़ा एक सर्च ऑपरेशन दोबारा से चलाया गया, बट अब की बार भी पुलिस वालों को सैंड्रा का लिटरली एक भी क्लू नहीं मिला कि आखिर सैंड्रा कहाँ जा सकती है। उसका कोई कुछ तो सबूत हो कि आखिर वो कहाँ गई होगी, क्योंकि उसको खाना पानी भी चाहिए है, उसको सोने के लिए जगह भी चाहिए, बट उसका स्लीपिंग बैग भी अब तो वो छोड़कर यहाँ से गई है। बट ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस वालों ने मैप निकाला, जहां पर वो कैंप साइट मिली थी सबसे पहले वाली, वो उजाड़ कैंप साइट, उसको पिन पॉइंट किया। जिसके बाद वो व्हीकल यानी कि सैंड्रा की जो गाड़ी मिली थी सिल्वर सेडान, उसको पिन पॉइंट किया। अब ये स्लीपिंग बैग जहां पर मिला था इसको पिन पॉइंट किया। मतलब ये साफ था, इस चीज को देखते ही पुलिस वाले समझ गए कि सैंड्रा ने जहां से अपनी कैंपिंग ट्रिप शुरू करी थी, वो कैंप साइट थी, उससे वो पहले ऊपर आई और ऊपर आई। मतलब पहले ही दिन से सैंड्रा धीरे धीरे ऊपर चढ़ती जा रही है, बट उसके पास ऊपर चढ़ने के लिए सामान ही नहीं है। सारा सामान तो अपना पीछे छोड़ती हुई गई है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? और ये चीज पुलिस वालों के लिए बहुत ज्यादा डरा देने वाली भी थी, क्योंकि अगर यही काम आने वाले कुछ और दिनों तक सैंड्रा करती रही तो ऑब्वियसली कोई ना कोई जंगली जानवर उसके ऊपर कभी ना कभी हमला कर देगा, या फिर वो भूख प्यास से मर जाएगी, ये प्रकृति उसको खा जाएगी। नेचर बहुत ज्यादा बेरहम है वहां का। सो ऑब्वियसली पुलिस वालों को बहुत जल्दी में सैंड्रा का कुछ भी करके पता लगाना था। आने वाले 1 और हफ्ते तक इस पूरे योसेमाइट नेशनल पार्क के अंदर सैंड्रा के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, बट लिटरली एक भी प्रूफ पुलिस वालों को सैंड्रा के बारे में पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे सैंड्रा इस धरती से लिटरली गायब हो चुकी हो। 9 अगस्त 2020 का दिन आ चुका था, जी हाँ, मेरे बर्थडे वाला दिन। सो उस दिन दोपहर के टाइम पर जहां पर वो उनका स्लीपिंग बैग मिला था सैंड्रा का, उससे तकरीबन 3 मील ईस्ट वाली साइड के अंदर 2 हंटर्स अपनी गाड़ी के अंदर अपना सारा सामान रखकर योसेमाइट नेशनल पार्क से ऊपर होते हुए अगले रोड के ऊपर जा रहे थे। वो अपनी गाड़ी चलाते चलाते जैसे योसेमाइट नेशनल पार्क के लिटरली सेंटर वाले इलाके में पहुंचे, उसमें से गाड़ी चला रहे ड्राइवर का ध्यान साइड में ही मौजूद हिल साइड के ऊपर गया। मतलब कि साइड में मौजूद जो पहाड़ उनके साथ साथ खड़ा था, जिसके चारों तरफ वो अपनी गाड़ी चला रहे थे, उस पहाड़ी के ऊपर गया और उस पहाड़ के ऊपर लगे हुए पेड़ों के बीच में उनको एक महिला लिटरली बिल्कुल अकेली उन पेड़ों के बीच में खड़ी हुई दिखाई दी। लिटरली जैसे ही उस ड्राइवर ने उस महिला को खड़े हुए देखा, उसने तुरंत अपने दोस्त को कहा कि जल्दी देखो, वहां पर वो महिला इस तरीके से खड़ी है। ऑब्वियसली जैसे उन्होंने उसको देखा वो बहुत ज्यादा डर गए। वो पहले तो अपनी गाड़ी बहुत धीरे धीरे चला रहे थे, लेकिन उस महिला को देखते उन्होंने बहुत तेज अपनी गाड़ी कर ली, क्योंकि वो बहुत अजीब तरीके से बिल्कुल नंगे पैर एक पेड़ को इस तरीके से लिटरली एक हाथ से पकड़ के उसका सहारा लेकर ऐसे खड़ी हुई है। उसके पास कोई भी सामान नहीं है, उसका कोई भी टेंट नहीं है। अब आप सोचकर देखिए, आप जंगली रास्ते में गाड़ी चला रहे हो और आपको एक महिला पहाड़ी के ऊपर ऐसी खड़ी दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे? आप वहां से भागना जरूरी समझेंगे। उन दोनों हंटर्स ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। अपनी रेस उन्होंने तेज करी गाड़ी की और वो वहां से निकल चुके थे। बट जैसे ही वो अपने हंटर पॉइंट के पार्किंग लॉट में आए, वहीं हंटर पॉइंट पर उन्होंने बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए देखे, पैम्पलेट्स लगे हुए देखे, जिसके अंदर एक महिला की गुमशुदगी की बात की गई थी। जैसे पोस्टर्स उन्होंने देखे, उन्होंने तुरंत पुलिस वालों को फोन किया कि जनाब, हमने इस महिला को यहाँ पर देखा है, आप प्लीज तुरंत यहाँ पर आ जाइए। पुलिस वालों की टीम चाँव चाँव करते सीधा उस पार्किंग लॉट पर पहुंची। अब यहाँ जो पोस्टर्स लगे हुए थे, उन पोस्टर्स के अंदर अलग अलग महिलाओं के गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। मतलब कि उसके अंदर 5-6 महिलाएं थी, उनके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था कि ये महिला भी यहाँ से गुम है, ये भी गुम है, ये भी गुम है। काफी सारे अलग अलग नाम वहां पर थे। बट उन हंटर्स ने सीधा पिन पॉइंट किया सैंड्रा की तरफ कि जनाब, हमने इस महिला को यहाँ पर देखा है खड़े हुए, आप प्लीज आप उस स्पॉट पर चलिए हमारे साथ जहां पर हमने उसको देखा था, हम आपको वहां पर दिखाते हैं। तो पुलिस वाले उसकी गाड़ी में बैठकर सीधा उसी पॉइंट पर गए। बट जिस पॉइंट पर उन लोगों ने उस महिला को वहां पर देखा था, मतलब सैंड्रा को देखा था, अब सैंड्रा वहां पर नहीं थी। ये चीज पुलिस वालों के लिए कोई नई नहीं थी, क्योंकि पहले भी उनके साथ यही काम होता हुआ आया था। जहां पर भी उनको सैंड्रा पहले दिखती,
वहां पर अब सैंड्रा नहीं मौजूद थी। इन दोनों हंटर्स ने पुलिस वालों को डिस्क्रिप्शन दिया कि जब वो उन्होंने पहली बार सैंड्रा को देखा था तो उसकी कैसी लुक थी। लिटरली उन्होंने बताया कि जिस तरीके से फोटो में वो दिख रही है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बस उसके जो बाल है वो तो नीले दिख रहे हैं बट उसकी शक्ल पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। वो बहुत ज़्यादा पतली लग रही है, दुबली पतली सी। इसके अलावा जो अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि उसने ब्लैक टी शर्ट ब्लू जीन्स पहनी हुई है, ऐसा नहीं है। उसने मैजेंटा कलर की टी शर्ट और साथ ही नीचे एक लोवर पहना हुआ है। उसके नंगे पैर हैं, उसने कुछ भी पहना नहीं हुआ, ना ही चप्पल ना ही कोई जूते। और जैसे ये चीज पुलिस वालों ने सुनी उनका दिमाग सन रह गया। क्यों? क्योंकि सारा सामान तो सैंड्रा अपने पीछे छोड़कर जा चुकी है उस कैंप साइट में, उस गाड़ी के अंदर। और इसके अलावा जब 4 जुलाई को लास्ट टाइम सैंड्रा दिखी थी उन हाइकर्स को, दोनों हाइकर्स को, उस टाइम पर उसने ब्लैक टी शर्ट ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। अब उसने कपड़े कैसे चेंज किए, ये चीज पुलिस वालों की भी समझ से बाहर थी। इस इंसिडेंट के बाद से कभी भी किसी ने सैंड्रा को दोबारा नहीं देखा और पुलिस वालों ने भी इस केस की फाइल को लगभग बंद कर दिया। ये चीज हर कोई अब वहां पर भूल चुका था कि सैंड्रा ह्यूज नाम की भी महिला कभी इस जगह से गुम हुई थी, लापता हुई थी। सब लोग उसके बारे में भुला चुके थे। बट अब एक बहुत भयंकर ट्विस्ट इस केस के अंदर आना बाकी था। पूरा 1 साल बीत चुका था और 1 साल बाद 21 जुलाई 2021 के दिन जेक नाम का एक बंदा अपनी वाइफ विक्टोरिया और उनके 3 बच्चे अपना वही ऑफ रोडिंग ट्रक लेकर सीधा अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि अब वो कई दिनों की ट्रिप पर जा रहे थे। पूरा परिवार कैंपिंग पर जा रहा था। वो जैसे ही अपनी गाड़ी लेकर उस जॉनसन मेडोज से नीचे उतरते हुए आगे की तरफ गए, योसेमाइट नेशनल पार्क की तरफ। उनका डेस्टिनेशन असल में सियरा नेशनल पार्क के टॉप पर मौजूद शटाई पीक था। उनको अपनी गाड़ी यानी कि अपना ट्रक लेकर शटाई पीक की तरफ जाना था। जैसे ही जेक ने अपना ट्रक जॉनसन मेडोज के माउंटेन्स को क्रॉस किया शटाई पीक की तरफ जाने के लिए, रास्ते में चलते चलते पीछे बैठे हुए तीनों बच्चे भूख की कंप्लेंट करने लगे। वो अपने माता पिता को बार बार बोल रहे थे उनको भूख लगी है, कुछ खिला दो, कुछ खिला दो। इसलिए विक्टोरिया ने अपने पति जेक से कहा कि कहीं ना कहीं गाड़ी रोक लो साइड में, ताकि हम कुछ खा पी लें, आराम से तुम भी खा पी लो, तुम भी काफी देर से गाड़ी चला रहे हो। जेक ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेचुरल पॉइंट आने दो, हम इस तरीके से बहुत ही संकरे पतले पतले रोड हैं, हम बीच में नहीं लगा सकते, कोई खुला इलाका आने दो, वहां पर गाड़ी लगाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा खुला इलाका आया, जेक ने अपनी गाड़ी साइड में पार्क करी और अब सभी के सभी लोग खाने पीने की तैयारी करने वाले थे। जेक और विक्टोरिया गाड़ी से बाहर उतरकर अपना खाना वगैरह गर्म कर रहे थे, जो अपनी वो स्टोव साथ में लेकर आए थे, इलेक्ट्रिक स्टोव, उससे वो खाना गर्म कर रहे थे। बट तभी उनको अपने सबसे छोटे बेटे केडन की आवाज सुनाई दी, जो बहुत जोर जोर से हंस रहा था। जैसे ही जेक ने अपना मुंह घुमाया, केडन की तरफ देखा, असल में केडन ना तो अपने माता पिता से बात कर रहा था, ना ही उनको देखकर हंस रहा था, ना ही वो अपने भाई बहन से बात कर रहा था जो कि उसके साइड में बैठे हुए थे। असल में केडन सामने मौजूद जंगल के अंदर देखकर कोई था जो जंगल में मौजूद था और उसको देख कर उसकी तरफ हंस रहा था और उसको मना कर रहा था कि नहीं मैं नहीं आ रहा। ऐसा वो बार बार उस सामने जंगल की तरफ देखकर बोल रहा था। ये चीज ऑब्वियसली जेक को बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली लगी। वो तुरंत उठकर केडन के पास गया और पूछने लगा कि केडन तुम किससे बात कर रहे हो। केडन ने कहा कि सामने मौजूद उस महिला से मैं बात कर रहा हूं। बट जैसे ही जेक ने अपना मुंह घुमाया, सामने जंगल की तरफ देखा, बट उसको वहां पर कोई भी कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ये चीज ऑब्वियसली सबके लिए बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। उसने दोबारा केडन की तरफ देखा कि केडन क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम आखिर किससे बातें कर रहे हो। केडन ने दोबारा कहा आपके पीछे जंगल के अंदर वो औरत खड़ी है, मैं उससे बात कर रहा हूं, आपको क्या दिक्कत है। बट वहां पर कोई औरत थी नहीं, क्योंकि ना ही वो औरत जेक को दिखाई दी, ना ही वो औरत विक्टोरिया को दिखाई दी, ना ही वो औरत बाकी दोनों बच्चों को दिखाई दी। ये चीज बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। जेक ने केडन से पूछा कि कहां पर खड़ी है, एग्जैक्टली मुझे बताओ, मैं उससे जाकर वहां बात करता हूं। केडन ने इशारा किया कि आप अंदर जाओ, जब आप वहां पर पहुंच जाओगे मैं आपको पीछे से आवाज लगा दूंगा। केडन को वहीं छोड़कर जेक सीधा उस जंगल में आगे की तरफ गया और केडन ने लिटरली पीछे से आवाज भी दी कि बस यहीं रुक जाओ, आपके राइट साइड वाले पेड़ के ऊपर वो महिला खड़ी है, उसको पकड़कर आप प्लीज उससे बात करिएगा, उसको कुछ चाहिए है, हो सकता है उसको हमारी मदद चाहिए हो। इसके बाद केडन ने कुछ ऐसा बोला कि विक्टोरिया ने बहुत जोर से चिल्लाकर अपने पति जेक को वहां से बुलाया कि तुरंत यहां पर आओ, अपना ट्रक स्टार्ट करो। उसने सारा सामान जो बाहर स्टोव वगैरह रखे हुए थे उन सारे सामान को वापस ट्रक के अंदर लोड किया। ट्रक को वापस घुमाया जेक ने और वो वहां से उतरकर सीधा मेडारा काउंटी शेरिफ की तरफ निकल चुके थे, क्योंकि अब उनको पुलिस के अंदर कुछ कंप्लेंट करनी थी। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर परिवार ने एक बार दोबारा से फैसला किया कि नहीं नहीं, हमें हो सकता है वहम हो, हम यहाँ से वापस अपने घर चलते हैं, छोड़ो फिर कभी देखेंगे। ये पूरा का पूरा परिवार बजाय पुलिस स्टेशन जाने के वापस अपने घर गया। और उस रात ऑब्वियसली विक्टोरिया बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने अपना लैपटॉप खोला और अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन करके फेसबुक पर एक पोस्ट डाली, जो चीज़ उन्होंने देखी। और जैसे ही इस पोस्ट के बारे में मडेरा काउंटी शेरिफ को पता लगा कि ऐसे एक महिला ने पोस्ट डाली है, उन्होंने तुरंत उस महिला यानी कि विक्टोरिया से कांटेक्ट किया और उसे बात करने के लिए और उसे इंटेरोगेट करने के लिए उसको पुलिस स्टेशन बुलाया। अगले दिन पूरा परिवार जाकर पुलिस वालों से मिला और
केडन और उसकी माँ विक्टोरिया ने मिलकर एक एक चीज़ पुलिस वालों को बतानी शुरू करी और कहा कि जनाब, हम जब जैसे जा रहे थे वहाँ पर हमने साइड में अपनी गाड़ी रोकी कुछ खाने पीने के लिए। उसके बाद केडन ने एक महिला को वहाँ पर खड़े हुए देखा जो कि हमें नहीं दिख रही थी। बट पहले तो केडन कुछ और बोल रहा था कि उस महिला को हमारी मदद की ज़रूरत है, लेकिन उसके कुछ ही मिनटों बाद केडन ने कुछ ऐसा कहा कि हमें वहाँ से भागना पड़ गया। जी हाँ, केडन ने कहा अपने पिता को, जो कि उस टाइम पर एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर मौजूद था जहाँ पर केडन को वो महिला दिखाई दे रही थी। केडन ने जोर से आवाज लगाई अपने डैड को कि डैड, आप जिस जगह पर खड़े हैं उसी जगह पर एग्जैक्टली वो महिला अब उल्टी हो चुकी है। मतलब उसके पैर ऊपर, सिर नीचे, और लिटरली उसका पूरा का पूरा सिर ना सिर्फ नीचे की तरफ है बल्कि वो आधा जमीन के अंदर धंसा हुआ है। और एग्जैक्टली लास्ट लाइन जो केडन ने कही थी वो थी शी इज डेड, मतलब वो मर चुकी है और उसे हमारी अब मदद की जरूरत है। जैसे ये चीज विक्टोरिया ने सुनी, क्योंकि वो उसका पिता तो बहुत ज्यादा दूर था, उसको क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा था कि केडन क्या कहना चाह रहा है। विक्टोरिया ने बहुत जोर से जेक को आवाज लगाई, जेक तुरंत वापस आओ। केडन ने कुछ ऐसा देख लिया जो बहुत ज्यादा अनसेटलिंग है हम सब के लिए। तुम प्लीज ट्रक को वापस यहाँ से मोड़ो, हमें अभी वापस नीचे जाना है, अपने घर जाना है। और असल में पुलिस वालों का इस फेसबुक पोस्ट पर इसलिए इंटरेस्ट बना क्योंकि जिस तरीके की डिस्क्रिप्शन केडन द्वारा बताई गई थी अपनी माँ को, उसकी माँ ने वो पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन उस फेसबुक पोस्ट में लिखी थी। उसने लिखा था कि ये अधेड़ उम्र की महिला जिसने ब्लैक टी शर्ट डाली हुई है, ब्लू जीन्स डाली हुई है, उसके पैरों में कोई जूते चप्पल नहीं है और उसके बाल पूरे के पूरे नीले हो चुके हैं। और जैसे ये पोस्ट के अंदर उसने लिखा, उसने वो पब्लिश किया, पुलिस वालों का ध्यान तुरंत उस पोस्ट की तरफ गया क्योंकि उनको अपना 1 साल पुराना केस वापस याद आ चुका था। पुलिस वालों ने केडन को एक अलग कमरे में ले जाकर उसको बिना कुछ एक्स्ट्रा चीज बताए, अपनी तरफ से उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, उसके सामने बहुत सारी महिलाओं की फोटोज रखी और उनमें से एक फोटो ऑब्वियसली सैंड्रा ह्यूज की भी थी। और सोच कर देखिए आप, अलग अलग फोटोज वहां पर पड़ी होने के बाद भी केडन का सीधा ध्यान उस सैंड्रा ह्यूज वाली फोटो के ऊपर गया। उसने तुरंत अपनी उंगली सैंड्रा ह्यूज वाली फोटो के ऊपर रखी और कहा कि मैंने इसी महिला को कल उस जंगल के अंदर देखा था। ये चीज़ ऑब्वियसली पुलिस वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। इसके अलावा वो सैंड्रा ह्यूज की कुछ पुरानी पिक्चर्स भी निकाल कर लेकर आए जिसके अंदर उसके बाल नीले नहीं थे। उन फोटोज़ को भी अलग अलग फोटोज़ के साथ मिलाकर केडन के सामने रखा और केडन ने दोबारा से पहचान लिया कि हाँ, यही वो महिला है, यही वो सैंड्रा ह्यूज है जिसको मैंने कल उस जंगल के अंदर देखा था। पुलिस वाले दोबारा से केडन और उसके माता पिता को लेकर उसी जगह पर गए, शटाई पीक वाले रोड पर गए जहां पर केडन ने उस महिला को देखा था। बट उनको वहां पर कोई भी सबूत सैंड्रा से रिलेटेड नहीं मिला और दोबारा से केडन को वो महिला वहां पर नहीं दिखाई दी। इसलिए ये चीज़ आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर सैंड्रा ह्यूज के साथ ट्रिप के ऊपर क्या हुआ जब वो कैंपिंग कर रही थी। आखिर उसको क्या मजबूरी आ गई थी कि उसको अपनी कैंप साइट छोड़नी पड़ी, या फिर आखिर किसने उसको मजबूर किया था ये सब कुछ करने के लिए। ये पूरे तरीके से आज भी एक पूरी मिस्ट्री है। अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं अपने आइडियाज़, अपने थ्योरीज कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा। उसके बारे में नीचे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे जरूर बताएंगे। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। वहीं पर बने हुए ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर मैं अपनी केस से रिलेटेड फोटोज और फुटेज अपलोड करता हूँ, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट असेंबला संगतम को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।